विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज दमदार 10 में दमदार खबरें होने वाली है। चलिए आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि दमदार 10 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। खबर यह है, उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के परिवार पर अब शिकंजा कसता जा रहा और बड़ा बेटा अब्बास पहले ही अपनी विधायकी खो चुका है। पत्नी जो है वो फरार है, इनामी हो चुकी है। छोटा बेटा जो है उसने एक सिग्नेचर, अपनी मां का जो फर्जी सिग्नेचर उसने किया और इस बात को लेकर अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। यानी कि पूरा ही परिवार अब गिरफ्त में है। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी गिरफ्तार। आबशां के फर्जी साइन मामले में हुई गिरफ्तारी। पूर्व गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी को देर रात लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। उमर को जाली दस्तावेज और धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया। जाली हस्ताक्षर से जब्त संपत्ति के फर्जी दस्तावेज उसने बनाए। उमर ने अपनी मां आबशा अंसारी के जाली हस्ताक्षर किए। फर्जी दस्तावेज से जब्त संपत्ति को छुड़ाने की कोशिश की। 10 करोड़ रुपए की संपत्ति से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। उमर की मां आबशा अंसारी फरार चल रही है। उन पर 13 केस दर्ज हैं। गाजीपुर जिले की पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। आबशा पर जमीन की खरीद फरोख्त करना, फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा करना, सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा करना, कई आपराधिक मामलों में वांछित होने जैसे मामले दर्ज हैं। आबशा अंसारी ने दायर याचिका में पेश किए गए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि जांच में आबशा अंसारी के सिग्नेचर नहीं मिले। 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई थी संपत्ति। 2025 में एमपी एमएलए कोर्ट ने डीएम के आदेश को सही ठहराया था। आदेश के खिलाफ अपील में आबशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर मिले। अदालत में शपथ पत्र भी दाखिल कर दिया गया था। पुलिस उमर के खिलाफ बीएनएस की 2023 की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आबशा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उनका बेटा है और इसको हिरासत में लिया गया था लखनऊ से। और एक प्रकरण है जिसमें 2021 में एक प्रॉपर्टी जो कि कोतवाली क्षेत्र में है, मोहल्ला देवड़ी वल्लभदास में, काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। आबशा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उसके जो साइन थे, जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया वो साइन फर्जी हैं। तो उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया उमर अंसारी एवं इनके वकील लियाकत के विरुद्ध। 2022 में अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को धमकी देकर अपनी विधायकी गंवाई, तो अब बढ़ता जांच का दायरा मुख्तार के परिवार के बाकी सदस्यों को शिकंजे में ले रहा है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब अगला शिकंजा आबशा के ऊपर कसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए यूपी के शामली से अगली खबर, जहां एक मंदिर में पूजा पाठ कराने वाला पुजारी मुस्लिम निकला। वो नहीं था जो लोग समझ रहे थे, बल्कि वो कुछ और था। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसके पास हर दस्तावेज जाली था, फर्जी था। शनि मंदिर में बाबा बालकनाथ नहीं, इमामुद्दीन था। पूजा पाठ करवा रहा शख्स पुजारी नहीं, बहरूपिया था। मंदिर में दान दक्षिणा ले रहे इमामुद्दीन की पोल पट्टी खुली तो पूरा इलाका सन रह गया। यूपी में फर्जी पुजारियों के मिलने का सिलसिला जारी है। इस बार भी शामली से इमामुद्दीन अंसारी को शनिवार देव मंदिर में फर्जी पुजारी बनकर पूजा पाठ कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला थाना भवन क्षेत्र के मंटी हसनपुर गांव का है, जहां आरोपी बाबा बालकनाथ के नाम से पिछले कई सालों से मंदिर में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करवा रहा था। भगवा वस्त्र धारण कर इमामुद्दीन हिंदुओं की भावनाओं से खेल रहा था।
ग्राम मंटी हसनपुर पुलिस स्टेशन थाना भवन में बंगाली बाबा नाम से एक व्यक्ति जो है रह रहा था, जिसका सत्यापन किया गया। और सत्यापन के उपरांत इसका मूल नाम जो है इमामुद्दीन जो है अंसारी नूर मोहम्मद काल चीनी जनपद अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल पाया गया। आस्था से खिलवाड़ करने वाला बहरूपिया पुलिस की गिरफ्त में है। जांच के दौरान इमामुद्दीन के पास से कई आधार कार्ड, पैन कार्ड और नकली दस्तावेज बरामद हुए हैं। फिलहाल इसके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है इमामुद्दीन। कई सालों से शामली में भेष बदल कर रह रहा था। धीरे धीरे आरोपी ने लोगों का मन जीता। देखते ही देखते मंदिर में पूजा कराने लगा। इमामुद्दीन के पास से कई फर्जी आई कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके अभिलेखों का सत्यापन किया गया तो इनके पास जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड अलग अलग पते के पाए गए। और ये जो है जो आधार कार्ड में इसका पता पाया गया, जिस पर इसने बंगाली नाथ सनात कमलनाथ शाकंभरी रोड सहारनपुर पाया गया। और जो है नाम पता फर्जी और छद्म रूप से रहने के संबंध में पुलिस स्टेशन थाना भवन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस ये भी जांच करेगी कि इमामुद्दीन ने आधार कार्ड में अपना नाम कहां पर और किस तरह से बदलवाया। आधार कार्ड में नाम बदलवाने में कौन कौन लोग शामिल थे। पुलिस को अभी उसके पास किसी बैंक में खाता होने की जानकारी नहीं मिली। इमामुद्दीन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं, बीते कुछ हफ्ते पहले ही एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां कासिम नाम का शख्स पुजारी बनकर मंदिर में पूजा पाठ करवा रहा था। इस तरह की घटनाएं सवाल खड़ा करती हैं, आखिर धर्म के नाम पर फरेब का गंदा खेल कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लालू के छोटे लाल की बात, तेजस्वी की बात, उनका जो दांव था उल्टा पड़ता दिख रहा है। पहले ये कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं, तो चुनाव आयोग ने झूठ एक्सपोज कर दिया। अब जो बात है, अब तेजस्वी से जवाब इलेक्शन कमीशन मांग रहा है और यह कह रहा है कि जल्द से जल्द आप जवाब दें। अगर यहां थोड़ी ऊंच नीच अगर हो जाती है, यानी कि तेजस्वी के आरोप अगर गलत पाए जाते हैं, तो परेशानी बढ़ सकती है। दो एपिक नंबर पर घिरे तेजस्वी, चुनाव आयोग से मांगी जानकारी। बीजेपी ने कहा वोटर राइट हो सस्पेंड। तेजस्वी यादव ने एपिक नंबर दिखाकर बताया था इलेक्टोरल रोल में उनका नाम नहीं है, और जब नाम नहीं है तो कैसे वोट करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने नाम, फोटो और एपिक नंबर भी दिखा दिया, यहां तक कि क्रमांक संख्या और पोलिंग बूथ भी बताया। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस मामले में तेजस्वी को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उनके 2 वोटर आई कार्ड के मामले में जवाब मांगा गया है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग से पूछा था कि जब उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो कैसे वोट देंगे। अब बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया। बीजेपी इसे चुनावी घोटाला बता रही है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी आयोग की नोटिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह का घोटाला तेजस्वी यादव ने किया है, वह कभी हम लोगों ने नहीं सुना था। एक व्यक्ति जो लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर है, एक संवैधानिक पद पर है, और वो 10 से ज़्यादा वर्षों से 2-2 एपिक कार्ड रखे हुए हैं, और दोनों के बारे में स्वयं अपने नॉमिनेशन के समय एक अलग एपिक कार्ड बोलते हैं, मीडिया के सामने एक दूसरा एपिक कार्ड बोलते हैं। इस व्यक्ति के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव तब दोषी माने जाते जब 2 एपिक के आधार पे 2 जगह मतदान किए होते, तो माने जाते कि आपकी जानकारी में था, दोषी थे। इलेक्शन कमीशन किसी प्रक्रिया का अनुपालन किया, और जिनको आप डिलीट कर रहे हैं उसको नोटिस भी नहीं कर रहे हैं। आश्चर्यजनक है। किसी को आप मृत्यु दंड दे रहे हैं बिना सुनवाई का। वोट के अधिकार को छीनना जीवन के अधिकार से सवाल जुड़ा हुआ है। आप जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन बिहार में जिस तरीके से अराजकता किया, उसका समर्थन नहीं कर सकते हम लोग।
इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे। इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। एनडीए के नेता चुनाव आयोग से तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उनका वोटिंग राइट सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं, तो जेडीयू सांसद तेजस्वी को जांच में सहयोग करने की नसीहत दे रहे हैं। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन को ही कंडेम करने में लगे हुए हैं। आज जबकि हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है ये कहा। आज जब इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया कि भाई नाम आप तो एक ही जगह नहीं दो जगह नाम लेके बैठे हुए हैं और उनको बोला भी है कि आप कागज दीजिए, जांच करेंगे। लेकिन बयानों से इतर कानून ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और कानून कहता है एक व्यक्ति के पास 2 वोटर कार्ड होना कानूनन अपराध है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह गंभीर उल्लंघन माना जाता है। कानूनी कार्रवाई के तहत जुर्माना, जेल दोनों हो सकते हैं। चुनाव लड़ने की योग्यता को भी प्रभावित कर सकता है। एक व्यक्ति का नाम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में ही दर्ज होना चाहिए। 2 वोटर आई कार्ड वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री माना जाता है। अब तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना होगा कि उनके पास 2 वोटर आई कार्ड कैसे आए। अगर जांच में तेजस्वी की तरफ से कोई भी गलती सामने आती है तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की, जो सवालों के कटघरे में हैं, ना संसद में ना सड़क पर बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत में। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के शौर्य और वीरता पर बार बार बयान देने वाले राहुल से सख्त सवाल पूछा। यह भी बताया कि सच्चे भारतीय का मतलब क्या होता है। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। हम लोग सबको जनता ने चुन के भेजा है, तो हर बात सोच समझ के बोलना चाहिए। सेना और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना राहुल गांधी का राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। राहुल का कभी सेना के शौर्य पर सवाल तो कभी संवैधानिक संस्थाओं को सीधी धमकी देना आदत बन चुका है। लेकिन जब राहुल गांधी की यही बातें देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंची तो कांग्रेस के युवराज को सुप्रीम फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राहुल गांधी से सबूत मांगे बल्कि कायदे से समझा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से सख्त लहजे में पूछा, आपको कैसे पता लगा कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा कर ली? कैसे पता चला कि 2000 किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली? चीन ने जमीन कब्जा की है, इसका आपके पास क्या सबूत है? आप विपक्ष के नेता हैं, अपनी बातें संसद में ना कर सोशल मीडिया पर क्यों करते हैं? यही नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद राहुल गांधी लगातार भारतीय सेना पर सवाल उठाते रहे हैं, लगातार चीनी एजेंडा प्रमोट करते रहे हैं। अब सवाल है, आखिर राहुल के ये दावे किस आधार पर करते हैं? अब यही सवाल बीजेपी पूछ रही है। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। हम तो मानते हैं कि हम जिम्मेदार लोग हैं, राहुल गांधी भी जिम्मेदारी उसमें आते हैं, हम भी जिम्मेदारी का श्रेणी में आते हैं। हम लोग सबको जनता ने चुन के भेजा है, तो हर बात सोच समझ के बोलना चाहिए। मन में जो आए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सब बातें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। एक देश का लीडर ऑफ अपोजिशन हो और वो बिना किसी सबूत के ये कह दे कि चाइना ने 2000 किलोमीटर कब्जा कर लिया, सेना का मनोबल गिरा दे, कह रहा है चीनी सैनिक पीट रहे हैं भारतीय सैनिकों को। मतलब ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? पाकिस्तान की या चाइना की भाषा बोल रहे हैं? हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में और लोगों से भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज़्यादा तो उनके मनोबल किसी तरह की ठेस न। राहुल गांधी बयानों के वीर हैं, कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से फटकार और सख्त टिप्पणी के बाद भी कांग्रेस पार्टी बचाव में लगी है और संसद में ध्यान देने को कह रही है।
ये एक चीज़ है कि मीन्स ये पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए। ये बहुत पॉलिटिकल इशू है कि मीन्स ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, क्या नहीं दिया है, ये पूरा पढ़ना चाहिए। जिस कारण संसद में उन्हें को भेजा है, लेकिन संसद में कभी भी बोलते नहीं। अभी भी आज देखो, आज 11वां दिन है, संसद चलने नहीं दे रहे उनके नेतृत्व में। जो कुछ अपनी बयान है वो संसद में कहना चाहिए। संसद में बिना कहते बाहर आके सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया के सुर्खियों में रहने के लिए बोमाबोम करते, वो गलत है। राहुल गांधी कभी भी देश के बारे में उनके मन में आस्था है, ये अभी कभी भी दिखने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी की आदत छूटेगी या फिर देश विरोधी राग अलापना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए फिर एक बार आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां जहानाबाद जिले के डीएम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया जब डायरिया प्रकोप इलाके में उन्होंने कूड़े का अंबार देखा, व्यवस्थाओं में भारी कमी देखी। मैडम ने कह दिया, काम करो नहीं तो नौकरी निगल जाऊंगी। अभी तक काम हुए थे, मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम करेगा कि तू काम करेगा? बोल, ज्यादा बदबू आ रही है, रुमाल लगा रहा है। अफसरों की लापरवाही, डीएम मैडम का पारा हाई। मिस्त्री से खड़े होके काम करवाने का काम किसका है? सड़क पर कूड़ा, जिलाधिकारी को गुस्सा आया। ज्यादा बदबू आ रही है, रुमाल लगा रहा है। डायरिया प्रकोप से परेशान जहानाबाद में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने लापरवाह अधिकारियों की क्लास लगा दी। पता नहीं 10-10 बार बात बोली जा रही है। जहानाबाद की सड़कों पर कूड़े, गंदगी का ढेर और अफसरों की लाल फीताशाही देखकर डीएम मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मिस्त्री से खड़े होके काम करवाने का काम किसका है? मिस्त्री को बोल के चला जाएगा यहाँ से। ज्यादा बदबू आ रही है, रुमाल लगा रहा है। और बच्चे तो बीमार हो रहे हैं, उसका क्या? बदतमीज आदमी, मिस्त्री के भरोसे बैठा हुआ है ये। लापरवाह अफसरों को देखते ही जिलाधिकारी अलंकृता पांडे का पारा चढ़ गया। डीएम ने पीएचईडी के इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और नगर पंचायत के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान डीएम ने खराब पाइपलाइन और फैली गंदगी पर कड़ी नाराजगी जताई। अभी तक कहाँ सोए हुए थे? इतना क्यूलेस मत दिखिए, सुनता है कि नहीं? खुद आपको मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी। 1 मिनट में अकल आ जाएगी ठिकाने। पता नहीं आज 10-10 बार बात बोली जा रही है। अफसरों को ऐसी फटकार लगी कि कानों में सन्नाटा गूंज गया। गुस्से में चीखते हुए मैडम ने ये तक कह दिया कि काम नहीं करोगे तो नौकरी निगल जाऊंगी। समस्या हो रही है, ये सब नहीं दिखना चाहिए। और बाकी का ब्लॉक में एक जगह एक लाइन से सारे टोले कवर करते चले जाइए। कहीं पर भी मुझे कोई लाइन, कूड़ा, कचरा, पट्टी पड़ा हुआ, नाली जमा हुआ दिख गया, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा। इतनी डांट खाकर अफसर समझ गए होंगे अब या तो सड़कें चमकानी पड़ेंगी या मैडम का डंडा बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दमदार खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां जल प्रलय ने कोहराम मचा रखा। कई जिले ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो चुके हैं। हालात पर से नियंत्रण के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट को मैदान में उतार दिया, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिएगा। उत्तर प्रदेश बारिश और बाढ़ की मार से बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, गांव में पानी भर गया है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बारिश के समय सड़कों पर गड्ढा और गड्ढे में पानी भर जाता है और इसके कारण सड़क हादसे आम बात हैं। प्रशासन को नींद से जगाने के लिए कानपुर में शख्स ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। बेटी टूटी हुई सड़क पर फिसलकर गिरी तो नाराज होकर शख्स पानी से भरे गड्ढे में चटाई और तकिया लगाकर लेट गया। भारत माता की जय के नारे लगाए। पार्षद, विधायक और मंत्रियों से सड़कों, गड्ढों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। वाराणसी में गंगा और वरुणा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नक्की घाट के आसपास रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। घरों से लेकर गलियों तक सब जलमग्न हैं। वाराणसी के अलावा उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कानपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर और हरदोई में बाढ़ ने तबाही मचाई है। हालात काबू में लाने के लिए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। अब न सिर्फ प्रशासन बल्कि पूरी सरकार ग्राउंड पर एक्टिव है।
सीएम योगी ने आदेश दिया तो मंत्री भी अपने अपने जिले पहुंच गए। बलिया में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बाढ़ राहत किट प्रभावित लोगों में बांटा, तो कानपुर में भी प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने भोगनीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। फतेहपुर के प्रभारी मंत्री अजित पाल सिंह भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत सामग्री का उन्होंने वितरण किया। सीएम योगी ने साफ आदेश दिए हैं कि बाढ़ राहत में किसी भी तरह की लापरवाही या फिर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद टीम 11 बाढ़ पीड़ितों की मदद में तो जुटी ही है, खुद सीएम भी हालातों पर 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर इसी वक्त पर फिर हाजिर होंगे कुछ दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?